फ्रेंड्स, आज की कहानी है मेहंदी किसके नाम की, भाग 11। पिछले भाग में आपने पढ़ा शोभित चीफ को अकेला छोड़ वहां से भाग निकला। चीफ आश्चर्य से उसे देखते रहा। जितने भी आतंकवादी वहां थे उनका आर्मी अब तक सफाया कर चुकी थी और शोभित चीफ को अकेले छोड़ जा चुका था। अब आगे चीफ को आर्मी ने चारों ओर से घेर लिया तो कुछ आर्मी के जवानों ने आगे बढ़कर सूरज को सहारा दिया। अब आर्मी अलग ही जोश से डटकर खड़ी थी। सूरज को भी ज्यादा चोट नहीं आई थी और सब आतंकवादी मौत के घाट उतार दिए गए थे। जो चीफ को भी पकड़ा जा चुका था। हाँ, शोभित भाग चुका था पर उन्हें यकीन था अकेला शोभित कुछ नहीं कर सकता और आज नहीं तो कल वह उनके हत्थे चढ़ ही जाएगा। चीफ ने अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए मानो वह कहना चाह रहा हो, मैं सरेंडर कर रहा हूँ। चीफ के बारे में अब तक सबने सुना था पर उसे आज तक किसी ने देखा नहीं था और अभी भी अंधेरा होने के कारण वह ठीक से दिख नहीं रहा था। अब जैसे ही चीफ को रोशनी में लाया गया और तो सबकी आंखें जैसे बड़ी की बड़ी हो गई और जोर का झटका जिसे लगा वह था सूरज। चीफ और कोई नहीं, रामचंद्र जी के बैच के ही एक ऑफिसर थे जिनकी फोटो सूरज ने उनके घर में देखी थी और यही सुना था वे काफी बहादुरी से दुश्मनों का सामना करते थे। एक बार रामचंद्र जी और शौकत अली पेट्रोलिंग के लिए गए हुए थे। सब ठीक था और वे वापस लौट ही रहे थे कि रास्ते में कुछ आतंकवादियों ने घेर लिया। उन दोनों ने डटकर मुकाबला किया पर दुश्मनों के आगे उनकी एक ना चली। एक आतंकवादी ने रामचंद्र जी को पकड़ लिया। अपने साथी को मुसीबत में देखकर शौकत अली ने उस आतंकवादी से सामना कर उसे मार दिया पर उस समय आतंकवादी के फेस पर लगाए मास्क को देखकर उन्हें पता न चल सका कि ये तो बहुत ही बड़ा आतंकवादी है जिसका नाम अब तक बहुत सारे ब्लास्ट में आया है। अब वे दोनों जैसे ही घायल अवस्था में वापस आने लगे कि न जाने कहां से कुछ आतंकवादी आए और उन्होंने उन्हें घेर लिया। यह देखकर पहले तो उन दोनों ने असमंजस से एक दूसरे को देखा और फिर डटकर उन आतंकवादियों का सामना करने लगे। पर संयोगवश जीप से आते समय एक आतंकवादी ने उसके टायर पर फायरिंग कर दी पर इससे पहले कि जीप खाई में गिरती शौकत अली ने रामचंद्र जी को धक्का दे दिया जिससे रामचंद्र जी तो बच गए पर शौकत अली जीप समेत खाई में जा गिरे। उस आतंकवादी को मारने के खातिर रामचंद्र वर्मा की खूब वाहवाही हुई पर शौकत अली का 3-4 दिन तक कोई नामो निशान नहीं मिला और आखिरकार चौथे दिन एक मृत शरीर मिला जिसकी पहचान शौकत अली के रूप में की गई। सूरज यही सब सोच रहा था और इधर न जाने चीफ के दिमाग में क्या चल रहा था। आर्मी के जवानों से नजरें चुराकर वह उन्हें धकेलते हुए वह सीधे एक तरफ भागने लगा और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता एक भारी ब्लास्ट हुआ और देखते ही देखते कोई समझ पाया कि चीफ और सूरज के साथ साथ कुछ आर्मी ऑफिसर्स घायल हो गए तो कुछ शहादत को प्राप्त हो गए। सुबह की पहली किरण के साथ यह खबर आग की तरह चारों ओर फैल गई कि चीफ और कोई नहीं शौकत अली है और इसके साथ ही एक और न्यूज आने लगी कि अब तक वह कहां था और वह आर्मी ऑफिसर जिसने इतनी बहादुरी के साथ आतंकवादियों का सामना किया। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि इतने सालों तक वह गायब रहा। रामचंद्र वर्मा को भारी सुरक्षा के बीच दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। वह थोड़ी देर पहले की घटना थी जब उन्हें एक हार्ट अटैक आया था। उनके साथ मालाजी, सुधीर और रानी भी थे। मालाजी का बुरा हाल था तो वहीं रानी भी अपने पापा को इस हाल में नहीं देख पा रही थी। जैसे ही वे सब हॉस्पिटल पहुंचे कि एम्बुलेंस स्ट्रेचर की हेल्प से जल्दी से रामचंद्र जी को हॉस्पिटल के अंदर ले जाया गया पर तभी आज के घायल सभी आर्मी ऑफिसर्स को भी अंदर की ओर ले जाया जा रहा था जिनकी हालत काफी क्रिटिकल थी और उनमें से एक सूरज भी था। उनकी हालत इस कदर क्रिटिकल थी कि कोई नहीं कह सकता था अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है। एक पल ऐसा आया कि रानी और सूरज बहुत करीब थे। जहां रानी अपनी मां को संभालने की कोशिश में एक बेंच पर बैठ गई तो वहीं उस बेंच से सटे ऑपरेशन थिएटर में जस्ट उसी समय सूरज को ले जाया गया पर रानी की नजरें उस पल उसे देख ना पाई। इधर न्यूज में भी रामचंद्र वर्मा के हार्ट अटैक, आर्मी के घायल होने की खबरें जैसे सुर्खियों में थी। साथ एक न्यूज जिसने लोगों की बेचैनी बढ़ा दी थी वह कुछ और नहीं यही थी कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिसे पता चल सके कि चीफ का नामो निशान मिट चुका है। आर्मी पे अब दोहरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। उसके योग्य से योग्य ऑफिसर्स
या तो शहीद हो चुके थे या घायल, और चीफ का कोई नामो निशान न मिलना, शोभित का यूं अंडरग्राउंड हो जाना कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहा था आतंकवादियों का खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। यहाँ डॉक्टर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे। चूंकि एक माइनर अटैक था तो अगले कुछ घंटों के अंदर ही रामचंद्र जी को होश आ गया। जैसे ही उन्हें होश आया, आर्मी के कुछ ऑफिसर्स उनसे मिलने गए, जिसके तुरंत बाद जब रानी, सुधीर और माला जी उनसे मिलने पहुंचे तो इतने दिनों बाद अपने परिवार को देख जहां रामचंद्र जी भावुक से हो गए तो वहीं रानी और सुधीर उनके सीने से जा लगे, तो वहीं माला जी भावुक होकर किनारे पर खड़ी थी। वे रामचंद्र जी को इस हाल में देखकर भावुक सी हो रही थी। इधर सूरज की सर्जरी चल रही थी और तभी रानी जस्ट उसी समय वहां से गुजर रही थी। न जाने क्यों उस समय उसका दिल धड़का जा रहा था। उसने रुककर ऑपरेशन थिएटर को देखा जिसमें उस समय रेड लाइट जल रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन जैसे कहा, प्लीज भगवान जी, जो कोई भी इस समय इस ऑपरेशन थिएटर में हो, प्लीज उसकी रक्षा करना। आपने मेरे पापा को बचाया है, प्लीज इतनी सी इच्छा पूरी करना। यह कहकर वह फिर से रामचंद्र जी के वार्ड की ओर चली गई। रात का समय था। रामचंद्र जी ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो उन्हें माला जी उनके हाथ को पकड़े अपना सर उनके बेड से टिकाए घुटनों के बल जमीन में बैठी हुई दिखी। साथ ही रानी और सुधीर भी वार्ड में लगे सोफे पर बैठकर आंखें झपकाते हुए दिख गए। रानी के बहुत रिक्वेस्ट करने पर वे सब अभी रामचंद्र जी के साथ उनके वार्ड में थे। इधर अब रामचंद्र जी उन सबको देख मुस्कुरा दिए तो वहीं उनकी नजरें जैसे छत पर ठहर सी गई। रामचंद्र जी उसमें अपने हॉल में थे जब अचानक ही आर्मी उनके घर आ गई। उनके साथ लोकल पुलिस वाले भी थे। माला जी किचन में थी तो सुधीर अपने कमरे में। वहीं उस समय शोभित छत पर चीफ से बात कर रहा था जब रानी अचानक ही वहां आ गई थी। रामचंद्र जी की सूरज से बात हो चुकी थी और जो कुछ भी हो रहा था वह बस प्लान का एक हिस्सा था। पिछली शाम जब रामचंद्र जी अपने स्टडी रूम में थे तो सूरज का कॉल आ गया था। अचानक सूरज के आए कॉल को देखकर वे चौंक तो गए। साथ ही लद्दाख में हुए बम ब्लास्ट की घटनाओं से वे कुछ अपसेट भी थे, पर अब सूरज ने जो बताया यह सुनकर वे हैरान ही रह गए। सूरज ने शोभित के चीफ के खास व्यक्ति होने, शोभित के देशद्रोही की सारी बातें उन्हें बता दी। साथ ही उनसे माफी भी मांगी कि वह जानता था शोभित देशद्रोही है, फिर भी रानी की लाइफ में दोबारा से उसे आने दिया। वह तो बस यही चाहता था कि शोभित और रानी वहीं देवघर में रहेंगे, तो वह कैसे न कैसे करके यह पता कर ही लेगा कि चीफ है कौन। साथ ही सूरज ने कहा कल उनके घर आर्मी और पुलिस आ सकती है। उनका पहला प्लान तो यही था कि शोभित की गिरफ्तारी, पर कहीं ऐसा ना हो वह किसी तरह से बच जाए, इसीलिए ही वे रामचंद्र जी को गिरफ्तार कर ले गए और लोगों की नजरों में कुछ इस कदर दिखाया कि सब रामचंद्र जी ने ही किया है, जिसके कारण शोभित रिलैक्स हो गया और चीफ भी यहाँ आ गए, क्योंकि उन्हें लगा सारा शक तो रामचंद्र जी पर गया है और वे तो आजाद हैं। सुबह के 4 बज रहे थे पर सूरज को अब तक होश नहीं आया था। अभी एक नर्स उसे चेक करके गई थी, पर तभी अचानक ही ईसीजी मशीन से बीप बीप की आवाज आने लगी, जिसे सुनकर जैसे ही डॉक्टर दौड़ते हुए आए उन्हें सूरज का शरीर बेजान सा, तो वहीं ईसीजी मशीन में अब एक सीधी रेखा दिख रही थी। अब जैसे ही डॉक्टर ने फुर्ती से उसे चेक किया कि उनकी नजर अपने साथ आई नर्स पर गई। नर्स ने जैसे ही डॉक्टर को देखा उसे उनके चेहरे पर मायूसी और बेबसी नजर आई और इसी के साथ डॉक्टर ने सूरज का हाथ छोड़ दिया जो बेजान होकर नीचे गिर गया। तो वहीं डॉक्टर ने नर्स को देखकर नहीं में सिर हिला दिया। उन्हें सख्त हिदायत मिली थी कि सूरज को कुछ नहीं होना चाहिए। अब वे सोचने लगे अब वे ब्रिगेडियर सर को क्या जवाब देंगे। तो वहीं रानी जब तक गहरी नींद में थी अचानक एक झटके से उठ गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका कोई अपना उसे हमेशा के लिए बहुत दूर चला गया हो। उसे घुटन तो एक अजीब सी बेचैनी का एहसास होने लगा। नर्स और डॉक्टर एक दूसरे को देखे जा रहे थे, तो वहीं रानी ने एक नजर अपने पापा की ओर देखा। जब इत्मीनान से गहरी नींद में सो रहे थे वह धीमे कदमों से वार्ड से बाहर निकल आई। असल में उसे अंदर घुटन सा महसूस हो रहा था, जिसके कारण ही वह बाहर निकल आई थी। वह सामने के एक बेंच पर बैठ गई। उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। कुछ आंसुओं की बूंद उसकी आंखों से झलक आई। अब जैसे उसने आंखें खोली
कि उसकी नजरों के सामने स्थित एक छोटे से मंदिर पर चली गई। वह पहले तो उसे देख होले से मुस्कुराई और फिर कदमों को बढ़ाते हुए मंदिर तक आ गई। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने पापा के स्वास्थ्य को ठीक करने की दुआ करने लगी। साथ ही वह बोली, आप सब जानते हो भगवान जी, क्या सच है क्या झूठ है, ज्यादा की ख्वाहिश नहीं मुझे, बस इतना चाहती हूँ जिस सूरज के प्यार और केयर को मैं समझकर भी नहीं अपना पाई, उसे हमेशा खुश रखना, उसकी जिंदगी में कोई भी आँच ना आने पाए। और जिस वजह से मुझे सूरज का हाथ छोड़ शोभित के साथ आना पड़ा, वह भी आप जानते हैं। बस देश, परिवार और सूरज की सलामती चाहती हूँ, इसके सिवा कुछ नहीं चाहती हूँ। कृपा बनाए रखना और मैं सुहागन बनी रहूं। सूरज के नाम की मेहंदी और मांग में उनके नाम का सिंदूर हमेशा सजाए रखना। बेशक वे मुझे माफ कर पाए या ना कर पाए, पर हमेशा उन्हें सलामत रखना। यह कहते कहते रानी काफी इमोशनल हो चुकी थी। इधर सूरज जिस वार्ड में था, वहां डॉक्टर और नर्स अपनी अंतिम कोशिश कर रहे थे। सूरज को CPR दिए जा रहे थे। वे अब तक कितनी बार कोशिश कर चुके थे, पर मानो सूरज पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। अनगिनत बार कोशिश करने के बाद डॉक्टर और नर्स समझ चुके थे, अब कोशिश करके कोई फायदा नहीं है। वे सब यह बंद करने ही वाले थे कि उन्होंने एक आखिरी बार कोशिश करने की सोची। इधर रानी की आंखें बंद और भगवान से वह बस अपने सुहागन रहने का आशीर्वाद मांगने लगी। पहले तो सूरज पर कोई असर नहीं हुआ। अब डॉक्टर और नर्स ने इसे निराश होकर बंद करने की सोची कि तभी अचानक ही सूरज ने एक लंबी सांस लेकर अपनी आंखें खोल दी। सूरज के शरीर पर कई जगह टाके लगे हुए थे, साथ ही उसे काफी भारीपन सा महसूस हो रहा था। डॉक्टर और नर्स दोनों सूरज को सही सलामत देखकर बहुत खुश हुए। अब डॉक्टर ने उसकी नब्ज चेक करते हुए कहा, आर यू ऑल राइट। इस बात पर सूरज ने होले से अपनी पलकें झपकाई, पर इससे पहले कि डॉक्टर कुछ कहते, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। इस बात पर नर्स ने सवाल भरी नजरों से डॉक्टर को देखा तो उन्होंने कहा, शायद कैप्टन राठौर को होश आने में समय लगेगा। और यह कहकर वे उसे रिलैक्स रहने के लिए कोई इंजेक्शन देकर चले गए और समय समय पर नर्स को उसका ख्याल रखने का कह दिया। नर्स जिसकी नजरें सूरज पर अचानक ही ठहर सी गई, वह अचानक ही तंद्रा से वापस लौट आई और ओके कह दिया। सुबह ब्रिगेडियर सर सूरज को देखने आए। अब तक सूरज भी होश में आ चुका था और उसे काफी बेटर फील हो रहा था। सूरज की नजरें ब्रिगेडियर सर, कुछ ऑफिसर्स और वरुण पर गई। ब्रिगेडियर सर उससे काफी कुछ पूछना चाहते थे, पर इतने लोगों के सामने पूछना और ना ही उन्हें समय सही लग रहा था। उन्होंने कुछ समय का इंतजार करने की ठानी। इधर ब्रिगेडियर सर के जाने के बाद वरुण सूरज के सीने से जा लगा तो सूरज ने भी उसे अपने गले से लगा लिया। परनीत तो चला गया, पर अब अगर तू भी चला जाता तो, जैसे बोलते बोलते वरुण भावुक सा हो चला। और इस समय सूरज और उसके सामने परनीत का हंसता मुस्कुराता चेहरा आ गया। और इधर ब्रिगेडियर सर रामचंद्र वर्मा से भी मिले और उनके कुशल क्षेम पूछे। बातों ही बातों में उन्होंने सूरज की कंडीशन का भी जिक्र कर दिया। रानी जो समय वहीं थी, सूरज की हालत के बारे में सुनकर शौक से रह गई। उसका मन सूरज से मिलने का करने लगा। ब्रिगेडियर सर के जाने के बाद जब रानी ने अपने पापा की ओर नजरें की, उन्होंने अपनी पलकें झपकाई। अब रानी बिना सोचे समझे सूरज के वार्ड की ओर चल दी। जैसे ही वह सूरज के वार्ड तक पहुंची, उसके पांव ठिठक से गए। वह वार्ड के दरवाजे के बाहर थी। वह इस समय असमंजस्य की स्थिति में थी। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।